एडू 10 पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़े। और शेयर भी कीजिए। रोज आप लोगों की क्लासेस चल ही रही हैं, इस लॉकडाउन में आप लोग कीजिएगा भी क्या, तो इसलिए रोज क्लासेस को फॉलो कीजिए। और एक नया न्यूज आया है, आप लोग जो भी फ्रेंड्स का इस साल एग्जाम था उनके लिए, जो भी 10th का एग्जाम होने वाला था वो अब कैंसिल हो चुका है। उन्हें सीबीएसई एक अपना मार्किंग स्कीम बनाएगी, उस पर उनको मार्क्स दिया जाएगा। जिन लोगों को ये लगता है कि उन्हें उससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, वो फिर से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी रॉलेट एक्ट था उसका में खिलाफत आंदोलन के बारे में, उसके बाद में जो भी खिलाफत मूवमेंट हुआ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम लोग को पढ़ना है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विथ मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब आप समझ लें आंदोलन, स्ट्रैंड का मतलब होता है धारा। धारा समझते हैं? मान लीजिए जल धारा समझिए, फॉर एग्जाम्पल पानी का धारा अलग अलग होता है, तो उसको भी धारा कहते हैं। इसी तरह क्या होगा ना कि अलग अलग टाइप का समूह था, उन सब लोग का अलग अलग विचार था, तो अलग अलग धारा बन गया। ठीक है, करेक्ट। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1920। जो सहयोग खिलाफत आंदोलन था वो जनवरी 1921 में शुरू हुआ। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। अब देखिए, बहुत सारा समूह हिस्सा लिया, लेकिन सबका क्या था? अपना अपना सोच था, अपना अपना आकांक्षा था कि हमारा ये चीज पूरा होना चाहिए, हमारा ये चीज पूरा होना चाहिए। समझ रहे हैं? All of them responded to call of Swaraj, but the term meant different things to different people. अब देखिए, सभी ये चाहते थे कि स्वराज आए, लेकिन उनके लिए क्या था? स्वराज का अर्थ अलग अलग था। ठीक है, कह रहा है द मूवमेंट इन टाउन, माने शहर में जो आंदोलन हुआ उसके बारे में कह रहा है। कह रहा है द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। मतलब जो भी आंदोलन शुरुआती में जो शहर में स्टार्ट हुआ, उसमें सबसे ज्यादा जो कौन भाग लिया? वो मिडिल क्लास था, उसने भाग लिया। ठीक है, thousands of students left government controlled school and colleges, headmaster and teacher resigned and lawyers gave up their legal practice। अब देखिए, बहुत सारा जो स्टूडेंट्स थे क्या किया कि गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिया, बहुत सारा हेडमास्टर और शिक्षक अपना इस्तीफा सौंप दिया, बहुत सारा वकील था वो मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। समझ रहे हैं? देखिए, ये सब लोग अपना रोजी रोटी छोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग पीछे क्या है कि कांग्रेस के कुछ ऐसा नेता ससुरे थे जो उनकी काउंसिल का चुनाव होने वाला था, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि सपोर्ट करे कि नहीं करे। इसीलिए कहा जाता है नेता जो है ना, वो हमेशा लोगों का शोषण नहीं करता है, वो अपने ही चक्कर में रहता है। नेता कभी दूसरे का भला कर ही नहीं सकता है। ठीक है, बताइए, देश गुलाम था तब वो ससुरा सबका कुर्सी का चक्कर में पड़ा हुआ है, यहाँ लोग अपन सब चीज छोड़ रहा है। The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to। अब देखिए, बहुत जगह क्या किया गया कि जो काउंसिल का चुनाव था, जो परिषदों का चुनाव था, इसका बहिष्कार किया गया, लेकिन मद्रास में इसका बहिष्कार नहीं किया गया। क्या कि वहाँ जो गैर ब्राह्मण थे उनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम कहती था जस्टिस पार्टी। उसका ये मानना था कि काउंसिल में प्रवेश करेंगे तबे उनको क्या होगा? बहुत सारा अधिकार मिलेगा। जो सामान्य, जो अभी किसके पास वो अधिकार था? सिर्फ ब्राह्मण लोगों के पास वो अधिकार था। मतलब बहुत सारा उस टाइम में वो अधिकार था जो कि ब्राह्मण लोगों के पास ही था। और ये जस्टिस पार्टी किसका था? गैर ब्राह्मण का था। तो ये लोग सोच रहे थे कि हम जब काउंसिल में प्रवेश करेंगे तो हमारे पास भी क्या होगा? वो अधिकार मिल जाएगा जो अभी क्या है? ब्राह्मणों के पास है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया? चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। ठीक है,
The effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic. कह रहा है जो भी इकोनॉमिक फ्रंट था, हमारे आर्थिक मोर्चा था, ठीक है, इस पे जो नॉन कॉपरेशन का सहयोग का असर था ये और भी ज्यादा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग इकोनॉमिक फ्रंट समझ रहे हैं ना। इकोनॉमिक फ्रंट का मतलब होता है जहाँ पैसा वैसा वित्तीय सब होता है, ठीक है, आर्थिक जो भी पैसा वैसा के बारे में जिस चीज से हो, जैसे फॉरेन गुड्स वेर बाइकॉटेड, लिकर्स ऑफ पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बॉन्ट इन ह्यूज बोनेफायर। अब पिकेट का मतलब क्या होता है? पिकेट का मतलब होता है कि मतलब बहुत सारा एक ऐसा टाइप का प्रदर्शन जहाँ पे कहा हो कि मतलब मान लीजिए कि जैसे एक दारू का दुकान है, उसमें मान लीजिए पिकेटिंग जब करेंगे तो क्या करेगा, लोग की वहाँ पे सो जाएगा, ठीक है, और उसका क्या होगा, रास्ता रोक देगा उसमें लोगों का जाने का, ठीक है। तो क्या हुआ उस टाइम कि शराब के दुकानों पर पिकेटिंग किया गया, जाने का रास्ता रोक दिया गया, विदेशी कपड़ा सबको जलाया जाने लगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। Correct. The import of foreign cloth helped between 1921 and 1922. Its value dropping from 102 crore to 57 crore. अब देखिए जो फॉरेन क्लॉथ था वो तो इंपोर्ट होता था, मतलब विदेशों से मंगाया जाता था। अब क्या हुआ, उसका आयात आधा हो गया। पहले 102 करोड़ रुपए का कपड़ा आता था, अब 57 करोड़ रह गया, ठीक है। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत जगह पर क्या हुआ कि व्यापारी लोग क्या किया कि विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, विदेशी सामान का व्यापार करने से इनकार कर दिया, ठीक है। कर as the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textiles, mill and handlooms went up। अब जैसे क्या हुआ कि बहिष्कार का आंदोलन फैला, लोग क्या करने लगे कि फॉरेन कपड़ा को छोड़ करके केवल भारतीय कपड़ा पहनने लगे। अब इससे क्या हुआ कि जो भारत में कपड़ा बनता था, इससे जो भी भारत के मिल थे, अभी हथकरघा उद्योग था, हथकरघा मतलब बुनकर लोग जो कपड़ा उपड़ा सिलते थे, उन लोगों का क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ने लगा, ठीक है। करेक्ट, बट दिस मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि धीरे धीरे ये मूवमेंट जो था वो बहुत सारे शहरों में क्या हुआ कि धीरा होने लगा, मतलब धीमा पड़ने लगा, लोग अब इसके ज्यादा ध्यान नहीं देने लगे, ठीक है। और खादी cloth was often more expensive than mass-produced mill cloth and poor people cannot afford to buy it। अब देखें जो खादी का कपड़ा था, ठीक है, वो मिलों में जो कपड़ा बना हुआ था उससे के मुकाबले क्या होते थे, बहुत महंगे होते थे। इसके कारण अब गरीब लोग के पास तो पैसा नहीं था, तो खरीदेगा कैसे, तो खरीद नहीं पाते थे। अरे हाउ then could they boycott meal cloth for too long? Similarly, the boycott of British institution posed a problem। अब देखिए, अब वो लोग के पास पैसा नहीं है तो कैसे लंबा समय तक मिल में बना हुआ कपड़ा का बहिष्कार करके खादी पहन सके। अरे जो पैसा ही ना मेन चीज है। अब इससे क्या हो, ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी क्या वो समस्या पैदा हो गया, ठीक है। But for the movement to be successful, alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in place of British one। अब देखिए आंदोलन तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन कामयाबी के लिए क्या जरूरी था। मान लीजिए कि अगर आप ब्रिटिश सामान का बाइकआउट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, उस सामान का आपको विकल्प देना होगा लोगों को, ताकि क्या हो कि ब्रिटिश संस्थान का जो भी सामान था, और ब्रिटिश से जो कपड़ा था, जो इंग्लैंड से कपड़ा आता था, उसी दाम में अगर आप यहाँ कपड़ा बनाने लगे तो लोग थोड़े ब्रिटिश कपड़ा खरीदेगा, इंग्लैंड से आया हुआ कपड़ा खरीदेगा। तो इसलिए सबसे जरूरी था आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्या, विकल्प तैयार करना। अब मान लीजिए अभी है, हम लोग के यहाँ बहुत सारा फोन जो भी ज्यादा लोग यूज करते हैं, MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सब रेडमी, ये सब क्या चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है। अब देखिए अगर आप इस चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी का बाइकआउट करते हैं तो ये बाइकआउट कर कितना दिन चलेगा। इंडिया में जो फोन बना है वही महंगा है,
तब जब तक आप उसी प्राइस में उस फोन का विकल्प नहीं देते हैं लोगों को, तब तक लोग बाइकआउट करेगा कैसे। इसलिए क्या हुआ कि लोगों ने ज्यादा दिन तक इसका बाइकआउट नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव कुछ नहीं था। दीज वे स्लो टू कॉम अप। अभी इससे क्या हुआ कि जो भी वैकल्पिक संस्थान का स्थापना थी बहुत ही धीमा प्रक्रिया से होता था। So student and teacher began trickling back to government school and lawyers joined back work in government court of। इसके बाद क्या हुआ, अब लोग क्या करेगा। मान लीजिए अब कोई भी आदमी है अपना काम छोड़ा है तो उसको विकल्प के रूप में कुछ कमाने खाने के लिए तो होना चाहिए। मान लीजिए टीचर स्कूल छोड़ दिया तो कोई दूसरा स्कूल तो भारतीय होना चाहिए जिसमें वो कमा खा सके, लेकिन यहाँ तो कोनो ऐसा सिस्टम ही नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ कि जो भी धीरे धीरे स्टूडेंट्स थे, जो भी सरकारी स्कूल के टीचर थे, सब लोग अपने स्कूल में लौटने लगे। सरकारी वकील अपने अदालत में दिखाई देने लगे, ठीक है। ये समझ में आया आप लोग को। कह रहा है उसका रिबेलियन इन कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब हुआ यहाँ पे हुआ ग्रामीण इलाका। ग्रामीण इलाकों में जो विद्रोह हुआ उसके बारे में कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। अब देखिए शहर से बढ़कर का हुआ सहयोग आंदोलन गांव में फैलने लगा। इट ड्रॉ इट fold to struggle of peasant and tribal which are developing in different parts of India in the years after the war। अब देखिए जो भी युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में जो किसान और आदिवासी जो संघर्ष में थे, जो बहुत दुख तकलीफ में थे, वो सब लोग का हुआ इस आंदोलन में निहित हो गया। वो लोग भी इस आंदोलन में भाग लेने लगा, ठीक है। कह रहा है इन अवध peasants were led by बाबा रामचंद्र सन्यासी who had earlier been to Fiji and intended laborer। अब देखिए अवध में वो बाबा रामचंद्र थे, ये किसान का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र पहले इससे पहले फिजी वो जिसकी राजधानी है सुबा, फिजी वो देश, वहां पे वो एगो गिरमिटिया मजदूर होता था, ठीक है। उसी के तौर पे वो काम कर चुके थे। अब देखिए गिरमिटिया मजदूर कथी होता था ये आपको समझाते हैं। आप सोचे गिरमिटिया मजदूर कथी होता है, सोच रहे अब देखिए जो ब्रिटिश काल का शासन था उस दिन बहुत सारे लोगों के लिए को क्या किया गया, भारत से पकड़ के फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज का टीम देखते होंगे जिसमें पूरा क्रिस गेल राक्षसवा की तरह दिखता है, आंद्रे रसेल है, ये सब वेस्ट इंडीज का था। इन लोगों का किया गया, यहाँ यहाँ ले गया गया, जाने लगा, यहाँ ले जाया गया, ठीक है। इसके बाद इनको कहा कहा जाने लगा, गिरमिटिया कहा जाने लगा, और इनको एक अनुबंध के तहत ले जाया जाता था, ठीक है। और इसी को बाद में इसी एग्रीमेंट को के जो मजदूर थे इनको गिरमिट कहने लगा गया, और इसके बाद आगे चलकर इन्हीं मजदूरों का करने लगा गया गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद करते ही बाबा रामचंद्र कथी थे, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर फिजी में काम कर चुके थे। फिजी का राजधानी कहाँ है, सुवा है। द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लॉर्ड हु डिमांडेड फ्रॉम peasant exorbitantly high rents and variety of other cesses। आप देखिए और बहुत सारे किसान जो थे वो अपने जमींदारों के खिलाफ थे। जो जमींदार उनसे भारी भरकम लगान वसूल कर रहे थे वो भी क्या कर रहे थे कि इसमें शामिल हुए। Peasants had to do beggar and work at landlord farms without any payment। अब देखिए अब जब किसान जो भी टैक्स था वो नहीं चुका पाता था तो क्या करता था, बेगार में काम करता था, ठीक है, बिना पेमेंट का। जो भी लैंड लॉर्ड थे माने जो भी जमींदार थे उनके फार्म पे बिना पैसा के काम करते थे। तो ये सब लोग दुख तकलीफ में तो पहले से था, तो क्या करेगा, कोई आंदोलन में भाग ले लिया। As tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land। अब देखिए उनको तस्का था कि पट्टे पहले पट्टा पे जमीन चलता था, तब पट्टेदार के तौर पे उनका पट्टा कौन निश्चित नहीं होता था। उनको हमेशा क्या करते रहता था, पट्टा के जमीन से हटा दिया जाता था ताकि क्या हो कि उससे जमींदार क्या करता था कि पट्टा काट देता था, आए किसान को जमीन दे दिया, कुछ दिन बाद करके फिर उसको हटा दिया, जिससे गांव की जो भी किसान है उसका उस जमीन पे अधिकार ना हो, ठीक है।
The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of बेगार and the social boycott of oppressive land. और peasants जो थे वही मांग कर रहे थे कि लगान को कम किया जाए, फिर बेगार खत्म कर दिया जाए जो फ्री में काम करा रहा है ये लोग, और जो भी जमींदार लोग हैं इनका दमनकारी नीति को समाप्त किया जाए। ठीक है। But in many places, Nai-Dhobi bunds were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barber and washerman. अब देखिए बहुत सारी जगह पर क्या किया गया है कि जो भी नाई धोबी की सुविधा थी, नाई समझते हैं हजाम जो बाल वाल काटता है, चाहे धोबी जो कपड़े, इसको बंद करने का फैसला लिया गया ताकि जमींदार को का कि नाई धोबी की सुविधा से वंचित रखा जाए। In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the village in order talking to the villager and trying to understand their grievances. 1920 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू गाँव का दौरा करने लगे, जो अवध के गाँव थे, और लोगों से गाँव वाले से बात किए और उनका जो भी दुख तकलीफ था उसको समझने का प्रयास किए। By October, the Awadh Kisan Sabha was set up and headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchand and few. अक्टूबर में क्या हुआ कि अवध किसान सभा का गठन हुआ, जिसके हेड कौन बने, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग थे। Within a month, over 3,100 branches had been set up in the village around the region. एक ही मंथ में क्या हुआ कि इसका 300 से ज्यादा ब्रांच खुल गया। ठीक है। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate Awadh peasant struggle into wider struggle. अब देखिए जो भी मैंने कांग्रेस जो था जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, कांग्रेस का चाहता था कि अवध का किसान संघर्ष जो है इसको एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में दिखाया जाए, इसको क्या किया जाए कि असहयोग आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन किसानों का जो आंदोलन था उसका अलग अलग स्वरूप विकसित हो चुका था। The peasant movement have developed in forms that Congress leadership was unaware. लेकिन किसानों का क्या था, आंदोलन एक ऐसा रूप में विकसित हो चुका था जो कि कांग्रेस के मूवमेंट में शामिल नहीं पता था। इसके कारण क्या हो कि बहुत सारे जो भी किसान के जो भी कांग्रेस के लीडर थे वो खुश नहीं थे। समझे कह रहा है as the movement spread in 1920 the house of Talukdar and merchant were attacked, बाजार were looted and grain hordes were taken over. अब जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ने लगा, मतलब जैसे जैसे ये आंदोलन फैला, तब व्यापारी जो थे उनके मकानों पर हमला होने लगा, बाजार में लूटपाट होने लगा, अनाज के दामों पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है। In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. बहुत जगह पर जो लोकल लीडर्स थे, जो स्थानीय नेता थे, ये किसानों को ये चीज समझा रहे थे कि गांधी जी कहे हैं कि अब कोई किसान लगान नहीं देगा और जितना जमीन है ये सब का किया जाएगा, गरीबों में बांट दिया जाएगा। The name of Mahatma was being invoked to sanction all action and aspiration. अब क्या हुआ, महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपना सारी कार्रवाई, सारी आकांक्षा जो भी था उसको सही ठहरा, लोगों के मन में जो भी विचार था कि हम क्या करेंगे टैक्स नहीं देंगे, तो उनका नाम लेकर के लोग क्या करते थे कि ये ऐलान करते हैं कि महात्मा गांधी कह रहे हैं टैक्स नहीं देने के लिए। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए कौन है, ट्राइबल पीजेंट्स interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj yet another way. अब देखिए जो आदिवासी किसान थे वो क्या किए, महात्मा गांधी के जो स्वराज का विचार था उसका कुछ और मतलब निकालिए। ठीक है, मन देख रहे हैं सब लोग इसी आंदोलन में जुड़ा है लेकिन सबका क्या अलग अलग मतलब है। In Goodem Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in early 1920, not a form of a struggle that Congress could approve. अब देखिए गुडेम हिल्स था एगो, ठीक है, एगो उदाहरण दिया गया है कि आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ी था, इसमें 1920 के दशक में वो गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। ठीक है, अब इसको कांग्रेस कैसे स्वीकार करती, कांग्रेस को वो लड़ाई वाला आंदोलन तो स्वीकार कर नहीं रही थी, वो तो सरकार के भी साथ थी क्योंकि उधर उसको कुर्सियों बचाना था। ठीक है,
Or here is in other forest region, the colonial government had closed large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle or collect fuel, wood and fruits. अब देखिए इन लोगों का दिक्कत कथी था कि जो भी जंगल वाला क्षेत्र था, यहाँ अंग्रेज जो सरकार थी बड़े बड़े जंगलों में लोगों का एंट्री बैन कर दिया था। अब इसे आदिवासी अपना गाय भैंसी इसमें चरा नहीं सकते थे, न जलावन के लिए लकड़ी बीन सकते थे, न फल फ्रूट निकाल सकते थे। ठीक है। दिस इनलर्ज द हिल पीपुल। अब इससे क्या हुआ, पहाड़ी लोग गुस्सा हो गए। नॉट ओनली वेयर their livelihoods affected where they felt their traditional right were being denied। अब देखिए हम लोग यहाँ वही जो नक्सली है ये लोग भी इसी लोग टाइप का है। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि उन लोगों को लगता था कि हमारा जो भी परंपरागत है, जो हम पहले से इस जंगल में जा रहे हैं, इसका अधिकार छीने जा रहा है। ठीक है। और when the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted। और देखो इसका जो अंग्रेजी सरकार थी वो और खच्चर थी ससुरी। वो क्या करने लगी कि इन लोगों को सड़कों के निर्माण में बेगार करने पर मजबूर करने लगी। इससे क्या हुआ, ये लोग बगावत कर दिया। ठीक है। The person who came to lead them was interesting figure। Eluru Sitaram Raju claimed that they had variety of special powers। अब देखिए अब इनको जो नेतृत्व करने वाले इनका जो नेता निकला उसका नाम था अलीरू सीताराम राजू। ये कोई अलग आदमी था। ये लोग कहता था कि ये लोग के पास बहुत सारा दैविक शक्ति है और ये लोग अपने आप को भगवान दिखाता था। ठीक है। He could make correct astrologic prediction and heal people and he could survive even bullet shot। अब इस ससुर का कहता था, ठीक है, कि इनको गोली भी नहीं मार सकता है और ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है। और ये मॉडल लोगों को भी क्या कर सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं। Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God। अब देखिए अब राजू का देख जो भी राजू था, अलेरी सीताराम राजू, इनको देख के क्या हुआ कि बहुत सारा लोग को ये लगा कि भगवान के अवतार है। ठीक है। Raju talked for the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give him drinking। अब राजू जो था ना, जो ये अलीरू सीताराम राजू था, ये महात्मा गांधी से बहुत ही इंस्पायर था। उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अब लोगों को बहुत ही उकसाया खादी पहनने के लिए और दारू शराब नहीं पीने के लिए। बट एट द सेम टाइम ही अरेस्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट। But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। लेकिन ये और चीज कहता था कि भारत को अहिंसा के बल पर नहीं लेकिन बल प्रयोग करके ही आजाद किया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस का काम फॉलो करता था। महात्मा गांधी को मानता था लेकिन महात्मा गांधी का काम फॉलो नहीं करता था। समझ रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग बात था। The Gudem rebels attacked police station, attempt to kill British officers and carried on guerrilla warfare achieving स्वराज। अब देखिए ये जो भी लोग था गुडेम विद्रोही, ये पुलिस थानों पर हमला करता था, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का कोशिश किया और स्वराज के लिए गुरिल्ला युद्ध चला। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छुप छुप के वार करना। ठीक है। जैसे नक्सली सब गुरिल्ला युद्ध करता है। राजू was captured and executed in 1924 and over time because of folk hero। इसका कहा 1924 में राजू को फांसी दे दिया गया, लेकिन राजू का वो टाइम तक एगो नेता बन चुका था। ठीक है, आदिवासी लोगों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।